अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है और पाकिस्तान इस वक्त देखा जाए तो इलेक्शन का दौरा है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन के बग़ैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो आज हम बात करेंगे कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो जो सी सियासी पार्टियाँ इस वक्त इलेक्शन में शिरकत कर रही हैं उनका क्या मंशूर होगा। और जब से पीडीएम की गवर्नमेंट गई है, बल्कि उनके आने के साथ ही पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो गया था और आज निगरान हुकूमत जब काम कर रही है तो इसके दौर के अंदर भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर ही होता जा रहा है। इन जो बड़ी तंजीमें हैं या जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके पास क्या मंशूर होगा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर वो कैसे मजबूत करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से ये मरकज़ी सदर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं अब्दुल शकूर सजरा साहब, और उनके साथ काजी शफीक साहब हैं, ये सदर हैं शुमाली पंजाब के पाकिस्तान अवामी तहरीक से। आप दोनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम के वेलकम करता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ काजी साहब मैं आपसे ही करूँगा। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान अवामी तहरीक तो काफ़ी पुरानी सियासी जमात है लेकिन अवाम आपको उस तरह वोट नहीं देते जिस तरह बकिया जो स्टेटस को की पार्टियाँ हैं उनको वोट देते रहे हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू काई साहब। एक्चुअल बात यह है कि हमारा जो स्टैंड रहा है, जो शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है, वो थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन से डिफरेंट है। दिस इज रीजन कि शायद हमारी पब्लिक के अंदर उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी। और वो ये था कि हम ये शुरू दिन से ये समझते थे कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, ये पार्लिमानी निज़ाम इसकी इसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि एक आम आदमी दो नजरिए की सियासत करता है, जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास बहुत बड़े लेवल के वसाइल नहीं है, वो करोड़ अरबों रुपए खर्च नहीं कर सकता, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसकी ग्रिप नहीं है, वो इलेक्ट होकर असेंबली के अंदर नहीं पहुंच सकता, अपनी खिदमत नहीं दे सकता। दिस इज रीजन कि यहाँ पर आप देख लें कि किसान की सीटें होती हैं असेंबली के अंदर, तो किसान का नुमाइंदा को फ्यूडल लॉर्ड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जितने तबकात की होती हैं वो कोई ना कोई बड़ा फ्यूडल लॉर्ड जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर होता है, जो जेन्युइन फार्मर है वो वहां नहीं पहुंच सकता। तो हमारा शुरू दिन से एक इख्तलाफ रहा है मुख्तदिर ताकतों से और इस निज़ाम के बिल्ड करने वालों से कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम सूटेबल नहीं है। अगर आप जेन्युइन डेमोक्रेसी को यहाँ राइज करना चाहते हैं तो उसके बहुत तरीके हैं। ये जो बरतानिया के दिए हुआ निज़ाम आपने लिए हुआ पार्लिमानी निज़ाम, ये अगर आप दुनिया के अंदर भी इस वक्त देख लें तो चंद मुल्क हैं जहां पर इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है। अक्सरियती मुल्क में जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है, यहाँ उन मुल्कों ने अपने माहौल, हालात, लोगों के मिजाज के मुताबिक एक ऐसा नया निज़ाम डिजाइन किया है जो उस मुल्क और कौम के लिए सूटेबल है। सो हमारी पहले दिन से ये मुतालबा था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नया निज़ाम राइज किया जाए जिसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम की झलक भी हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की झलक भी हो, जिसके अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी की भी झलक हो। उसके लिए हमारे टॉप इंटेलिजेंसिया बैठे, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे और वो बैठे एक ऐसा निज़ाम डिजाइन करे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए सूटेबल हो। हमारे यहाँ जाहिर है कि रूरल एरियाज बहुत ज्यादा है, दूर दराज इलाके हैं, सूबे बड़े हैं, वहां तक अप्रोच एक आम आदमी की पॉसिबल नहीं होती। तो उन लोगों की राय को इस निज़ाम के अंदर कैसे शामिल करना है, इसके ऊपर एक नया निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए जो पाकिस्तान एक मुनफरिद निज़ाम हो, जो हमारे मुल्क और कौम, फिर यहाँ पर जाहिर है कि फिरका परस्ती भी है, मजहबी एलिमेंट के अंदर भी शामिल है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के एक नया निज़ाम डिजाइन किया जाए। सो हमारी इसके ऊपर रिजर्वेशन रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लिहाजा हमने जो इलेक्टोरल स्ट्रगल थी ये कंटिन्यू नहीं रखी। मतलब हम आप अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक को देखें तो हम 89 में आए थे, 90 का इलेक्शन हमने लड़ा था और उसके बाद हम वापस चले गए और हमने एक शऊर की तहरीक जारी रखी। फिर उसके बाद हम 2002 के अंदर हमने इलेक्शन के अंदर फिर पार्टिसिपेट किया जब जनरल मुशर्रफ साहब का टाइम था, तो हमने फिर वही पूरा अपना जोर लगाया, पूरे पाकिस्तान के अंदर कादरी साहब की एक सीट हम निकाल सके। तो इसके बाद हम मुसलसल हमने धरने दिए, बार बार ये अपना आवाज बुलंद करते रहे, इस निज़ाम के अंदर रिफॉर्म लाई जाए, तब्दीलियां लाई जाए और एक ऐसा जेन्युइन निज़ाम जो है वो क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो इस मुल्क और कौम के लिए सूटेबल हो। तो दिस इज रीजन कि पाकिस्तान के अंदर हमारी उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है पब्लिक के अंदर जिस तरीके से बाकी जो रवायती पार्टियां। तो कैसे साहब आप समझते हैं कि अब वो मौका आपको मिल गया, अब आवाम में शऊर आ चुका है कि वो इस पार्लिमानी निज़ाम की जो गलतियां कुताहियां थी उसको समझ चुके हैं? जी, इसमें अर्ज यह है कि हम बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, ये पार्लिमानी निज़ाम ठीक हो चुका है, ये इस मुल्क के अंदर ठीक है। हमने सिर्फ ये है कि इतना एक चेंज लाया है अपनी पॉलिसी के अंदर कि बजाय इसके कि आप इलेक्शन बॉयकॉट करके आइसोलेट होकर बैठ जाएं,
آپ یہ کہیں کہ یہ نظام خراب ہے اور ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، تو اس کا ایکچوئل طریقہ کار ہمارے جو مشاورت جو کمیٹی تھی، جو ہماری سی تھی، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایکچوئل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اس سلوگن کے ساتھ لوگوں کے شعور کے اوپر یہ دستک دی جائے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس نظام کو چینج ہونا چاہیے، اس نظام کی خرابیاں لوگوں کے سامنے لائی جائے، ایون کہ ڈیورنگ الیکشن کیمپین، ایون کہ آفٹر الیکشن ہم اس نظام کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کریں، کنونشن کی شکل کے اندر، ریلیز کی شکل کے اندر، جلسوں کی شکل کے اندر اس نظام کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کریں، اور عوام الناس تک اور اداروں تک اور تمام مقتدر طاقتوں تک میڈیا کے ذریعے اپنا یہ پیغام پہنچائیں کہ اس نظام کے اندر ایک بڑے لیول کی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور جب اس خرابیوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک وقت آئے گا جب گریجولی تمام لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اس نظام کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اس کو چینج ہونا چاہیے، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ادارے بھی، مقتدر طاقتیں بھی اور میڈیا بھی اور سارے لوگ اس کے اوپر کنونس ہو جائیں گے کہ وی شوڈ چینج دس سسٹم آف ڈیموکریسی اینڈ دس پارلیمانی نظام۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم عبد الشکور کو بھی ساتھ شامل کریں، یہ ابھی فرسٹ ٹائم یہ پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے، تو ذرا ان کو بھی جانتے ہیں، جب ان کے سوال کا جب جواب لے لیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت پورے پاکستان سے کتنے کینڈیڈیٹ آپ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے جب آپ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ ہمیں ووٹ دیں تو آپ کے پاس کیا ایسا لا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیں۔ عبد الشکور، آپ کیا کہیں گے؟ یہی سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے ابھی سوال کیسب سے کیا ہے اس کا جواب تو کیسب سے بعد میں لیں گے۔ پہلے آپ بتائیے گا، پاکستان نظریاتی پارٹی ایک نئی پارٹی ہے، اور اس وقت جو پارٹی الیکشن میں کھڑی ہو جاتی ہے اس کے پاس فنڈز بھی چاہیے اور اس کو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے، تو کہاں تک آپ کو یہ سپورٹ حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام انوائٹ کرنے کا۔ سب سے پہلے سیاسی صورتحال سے پہلے میں تھوڑی سی جغرافیائی جو پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی میں ایک بات کر کے پھر سیاسی صورتحال پہ آتا ہوں کہ جو کل بلوچستان کے اندر ایران نے جو میزائل اٹیک کیا تو پاکستان نظریاتی پارٹی اس چیز کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور اپنی پاک افواج کو اور افواج پاکستان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے چند گھنٹوں میں کارروائی کر کے اور اس جو کل بمباری کی گئی، جو میزائل گرائے گئے، اس کا پرزور جواب دیا۔ اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب 2019 میں بھارت نے یہ کام کیا تھا تو بھارت کو بھی ہم نے جوابی کارروائی کے اندر یہ چیز دکھائی تھی۔ آج بھی پاکستان کا سر فخر جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ میں مزید اپنے اداروں کو اور پاک فوج کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان جغرافیائی حفاظت کے لیے پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے۔ اور دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 100+ امیدوار پورے پاکستان سے، صرف پنجاب سے یا کسی ایک مخصوص صوبے سے نہیں بلکہ ہمارے سندھ میں بھی کینڈیڈیٹ ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں اور نیشنل میں بھی ہیں، اور الحمدللہ ریزرو سیٹس پہ بھی ہماری جو وومنز بہنیں ہیں ہم نے ان کو بھی ریزرو سیٹس پہ جو ہے نا وہ ٹکٹس الاٹ کی ہیں۔ تو ٹوٹل ہمارے 100+ کینڈیڈیٹ ہیں جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارا منشور ہے وہ اگر میں آپ کو 1 لائن منشور بتاؤں تو خود مختار پاکستان ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں قاضی صاحب کہ خود مختار پاکستان کیا ہے۔ خود مختار پاکستان یہ ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے۔ اب پاکستان اپنے فیصلے خود کیسے کرے گا اور کب کرے گا؟ پاکستان اپنے فیصلے تب کرے گا جب پاکستان کسی کا مقروض نہیں ہوگا۔ پاکستان نے قرضے، پاکستان کو ہم قرضوں سے پاک ایک ریاست بنائیں گے، تو قرضوں سے پاک کرنے کے لیے بھی پاکستان نظریاتی پارٹی کے پاس الحمدللہ ماڈلز موجود ہیں، اور یہ اس جماعت کو یہ ایج حاصل ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں وہ پہلی جماعت اب تک کی 75 سالہ تاریخ میں رجسٹرڈ ہوئی ہے کہ جس کی ٹوٹل قیادت نوجوان کر رہے ہیں۔ اس کا جو چیئرمین ہے شہید سیالوی وہ بھی 28 سالہ نوجوان ہے، آپ کا بھائی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہے 27 سالہ، اور ایون ہم نے جو ابھی ٹکٹس دی ہیں 100+، اس میں سے بھی 90% جو ٹکٹس ہیں وہ ہم نے نوجوانوں کو دی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جو نوجوان میدان عمل میں آ کر پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گے اور اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے بالکل کہا خود مختار پاکستان، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ابھی تک IMF کے مقروض ہیں اور ہم اپنی معیشت قرضوں پر چلا رہے ہیں، اور پاکستان دن بدن مقروض ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہم سود کی مد میں قسطیں دے رہے ہیں ہم اس کے بوجھ سے ابھی تک نہیں نکل سکے۔ آپ کے پاس ایسا کیا حل ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر آپ خود مختار بنیں گے؟
बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना मॉडल है, जापान मॉडल्स हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का जो मॉडल है वो लेकर आए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाया है। तो हम ये सबसे पहले मॉडल लेके आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो सबसे पहले हम करारदाद ये लाएंगे कि ऐसे लोग जिनके असासदार 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका 10% रियासत का हिस्सा होगा। एक ये हमारे पास मॉडल है, दूसरा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का मॉडल है, और तीसरा मॉडल ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हायर तबके के लोग हैं जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में आपके सामने जो मामलात किए हैं, हम मतलब उस तरह से एहतसाब की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों को कहेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान को वाकई एक खुद मुख्तार रियासत देखना चाहते हैं और आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं तो आपको ये कुर्बानी देना होगी। तो लोग इंशाल्लाह आपको कुर्बानी भी देंगे और आपको नजर आएगी कि पाकिस्तान एक वो रियासत बनेगी कि जो अक़वाम आलम में इस्लाम का जो है ना वो बोलबाला करेगी इंशाल्लाह। काजी साहब, आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे जब इनकी तरफ जा रहा था तो यही सवाल किया था कि कितने कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं और क्या रिस्पॉन्स है आपको अवाम की तरफ से? हम तकरीबन ज़ाहिर है कितने बड़े पैमाने पे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद तो चूंकि रिटायरमेंट ले ली है, वो पार्टिसिपेट, तो पार्टी को उन्होंने पीसी का, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, उसको अपने तमाम इख्तियार दे दिए थे। तो पार्टी इख्तियार अपने इस्तेमाल करके ज़ाहिर काम कर रही है। तो उस बड़े लेवल के ऊपर जो रेस्पॉन्स मुतवक्को था, जो डॉक्टर साहब की मौजूदगी की सूरत में होना था, वो तो ज़ाहिर नहीं पॉसिबल। तो बाकी है कि तकरीबन 150 जो है 155 कैंडिडेट्स हैं हमारे सूबाई और नेशनल सीटों के ऊपर। पंजाब के अंदर भी हैं, केपी में भी हैं और सिंध के अंदर भी हैं। तो बाकी है कि हमारा चूंकि स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो ज़ाहिर है एक्सेप्टर के रेस्पॉन्स हमें उस तरफ का नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद हमें एक शौरी दस्तक है जो हम लोगों के ज़हनों के ऊपर दे रहे हैं और उसको इंशाल्लाह। याद है आपके जो चेयरमैन और बानी है, उन्होंने ये कहा था कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क का दुश्मन है, और दूसरा जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। अब भी हमें यही खदशा है, जब इलेक्शन अगर हो गए तो फिर यही शोर मचेगा और यही लोग अपना मसाइल खड़े कर लेंगे और यही कुछ हम दोबारा देखने को हमें मिलेगा। असल में हमारा यही स्टैंड है पहले दिन से कि आप अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन के ऊपर। एक ऐसी कौम जो ऑलरेडी मकरूज है, जो बैनुल-अक़वामी कर्जे लेती है तो उसका साल गुजरता है, वो अपना बजट बनाती है, वो कौम अपना अरबों रुपए का बजट इलेक्शन के ऊपर खर्च कर देती है, जबकि उस इलेक्शन की ना पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस होती है और ना आलमी सतह पर उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है। हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे हमारे इलेक्शन के ऊपर। सो दिस इज रीजन कि हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि जनाब आप इस तरह का निजाम डिजाइन करें जिसके अंदर ये धांधली, रिग्ड इलेक्शन और इस तरह के सरमाए की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और रिजल्ट उसके ज्यादा अच्छी तरीके से आ सके, ताकि आप इस कौम को आगे लेके जा सके। अब मुझे बताएं कि अगर दो साल बाद 3 साल बाद आपकी असेंबली दोबारा डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा आपको इलेक्शन में जाना पड़ता है, दोबारा आपको अरबों रुपए लगाने पड़ेगा, दोबारा वही रैलियां, धरने, जुलूस, जलसे और जनाब धांधली हो गई, जनाब हमारे साथ ज्यादती हो गई। तो मुझे बताइए उस इलेक्शन के ड्रामे का क्या फायदा हो रहा है इस मुल्क और कौम को? अब जब 2018 में डॉक्टर साहब ने कहा था उस टाइम पीटीआई को, तो अब देखा जाए तो उनके साथ वही कुछ हुआ जो जिसकी मशीन को डॉक्टर साहब ने की थी। एग्जैक्ट उसी करता और अब भी वही होना है। अब भी आप देख लें, अब का इलेक्शन तो पिछले इलेक्शन से भी डिफरेंट है। पिछले इलेक्शन में तो कम से कम इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचा था ना, ये तो वो इलेक्शन है जो अपने इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। इसके ऊपर तमाम मीडिया, तमाम इंटेलेक्चुअल और तमाम दानिशवर जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं कि आपने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर थी, उसको तो उठा के आपने बाहर फेंक दी है। आप एक मखसूस पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो एमएनएज हैं, उसके एमपीज हैं, उसको आपने ब्यूरोक्रेसी का अम्ब्रेला दे दिया है कि वो उस पार्टी के छतरी तले चले जाएगा, वो सेफ होगा। तो इस तरीके से मुझे बताइए ना किस तरीके से आप इस इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बना सकेंगे? चलिए आखिर में मुझे बताइएगा, आपके कायदे ने कहा था कि हम चाहें तो पाकिस्तान का कर्ज हम उतार सकते हैं, क्या मुआशी प्लान था उनके ज़हन में? देखिए, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इसके लिए एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो डेडली ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, जिसके ऊपर पूरी कौम का भी यकीन और हो कि ये क़यादत जो है वो ईमानदार है, हमारे पैसे को ज़ाया नहीं करेगी, और दूसरा वो क़यादत के फायद शियार हो।
वो जो फजूल खर्चे, ये जो देखिए ना, मैं अर्ज करता हूँ कि हम एक मखरूज कौम है। फिर मैं कह रहा हूँ कि हम इस वक्त IMF से कर्जों की भीख मांग के अपने सालाना बजट को जो है वो पूरा करते हैं, लेकिन मुझे बताए कि क्या हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी तमाम एलीट की अय्याशियों के अंदर भी कोई कमी आई है? नहीं आई। क्या उनकी लग्जरी के अंदर भी कोई कमी आई है? उनके प्रोटोकॉल्स, उनको जो मुराद दी गई, क्या उसके अंदर भी कोई कमी आई है? खा वो जजेस हो, खा वो ब्यूरोक्रेट्स हो, खा वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, तमाम की जो वो उनकी जो मुराद है वो तो उसी तरह कायम है, उसके अंदर तो कोई कमी नहीं। आपको हमारे मुल्क के अंदर एक DC की मुराद आप सिर्फ तस्वर कर लेना, एक EC की AC जो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, उसकी मुराद चेक कर ले तो आप हैरान हो जाए कि क्या ये मखरूज कौम का DC और AC है, ये किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो ये हमें जनाब डिजर्व नहीं करता। आप इसकी जो मिसाल है वो अफगानिस्तान से ले लें, अभी आपके सामने वहां पर रिजीम चेंज हुआ, वहां पर वो हुकूमत आई तालिबान की, तो वो देखे वो किस तरीके से गुजरा। उनको पता है कि हमारे पास पैसे नहीं, जितने पैसे हैं उसके अंदर हमने मुल्क को चलाना है। बिल्कुल एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको मईशत की देता हूँ। एक घर, एक छोटा सा घर, एक खोखा आप बना ले, दुकान बना ले, वो भी कर्जे पर नहीं चलता। अगर आप उसको मुसलसल कर्जे लेके चलाएंगे तो एक टाइम आगे जब फ्लॉप हो जाएगा तो मुझे ये बताया कि एक मुल्क पूरा कर्जों में चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हर महीने आपने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कर्जे लेने हैं। कभी आपने मोटरवे को रहन रखना है, कभी आपने जनाब बिल्डिंगों को रहन रखना है। इस तरीके से मुझे बताएं कर्ज के ऊपर कितने टाइम तक मुल्क चल सकेगा। वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे ये कि रंग लाएंगी एक दिन हमारी फाका मस्तियां। तो जनाब इस तरीके से मुल्क नहीं चलते होते। अल्लाह ना करे कि मुल्क फिर एक जगह पे जाकर डिफॉल्ट कर जाते, खत्म हो जाते होते हैं। इसलिए आज हमें ऐसी मुआशी पॉलिसी डिजाइन करनी है जो हमारे वसाइल के अंदर हो, जो हमारे जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे वसाइल के अंदर होने चाहिए। मैं चाहूंगा, हमारे पास 1 मिनट है। अब्दुशकूर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा करप्शन, इन 3 चीज़ों ने मुल्क की जड़ों को खोखला किया हुआ है। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अब्दुशकूर, आप मुझे सुन रहे हैं? जी कैसा मैं सुन रहा हूँ। मैं देखें आपको बताना चाहता हूँ कि यकसा तालीमी निज़ाम के लिए हम 2018 से कोशिश कर रहे हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम कैसे आएगा। अब पिछले आप थोड़ा सा इसका माजी में जाके देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये नारा लगाया कि हम यकसा तालीमी निज़ाम लेकर आएंगे, हम यकसा तालीमी निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन किसी ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इंशाअल्लाह जब भी में तो हम ये करारदाद लेकर आएंगे कि 10वीं जमात तक ये लाजिम करार दी जाए तमाम गजेटेड ऑफिसर पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई फौजी है, चाहे वो कोई टीचर है। हर सरकारी मुलाजमीन गजेटेड ऑफिसर के लिए ये लाजमी होगा कि उसका बच्चा 10वीं जमात तक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करेगा, गरीब, हारी और हमारे बच्चों के साथ, ताकि वहां के स्कूल के हेड मास्टर को ये पता हो कि आज AC ने आना है, आज DC ने आना है, आज जज ने आना है, तो स्कूल का निज़ाम जो है वो यकसा हो सके, उसके अंदर जो तालीम का मेयार है वो बेहतर हो सके, जो तालीम की सहूलियात हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो ये मॉडल है हमारे पास कि हम इंशाल्लाह यकसा तालीमी निज़ाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं इसके अंदर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी बड़े तालीमी इदारे हैं आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि इनको कौन लीड कर रहा है और कहां से इनको लीड किया जा रहा है। तो जब आप उनके ऊपर ये लाजिम करार दे देंगे कि आपका बच्चा भी हमारे बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करेगा तो ऑटोमेटिकली सरकारी स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे और यकसा तालीमी निज़ाम आएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट टाइम मौका देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नई सियासी पार्टियां अब आ रही हैं, क्योंकि स्टेटस को की पार्टियों से आवाम उकता चुकी है, अब आवाम के पास मौका है कि वो इनको वोट करें और फिर इनसे उम्मीद भी रखें कि वो इनके मसाइल हल करें। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।